हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फिर मेरा पहला सवाल कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर जो है वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है। तो फिर आज इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, फंडामेंटल फार्मूलाज और फिर उसके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस। ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है। तो फिर सबसे पहली बात कि इंटीग्रेशन है क्या। तो बेसिकली हमने डिफरेंशिएशन को बहुत हद तक देखा हुआ है। तो ये जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सो डिफरेंशिएशन को और एक अलग नाम से भी जानते हैं, आपको पता है डिफरेंशिएशन को अलग नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो फिर इंटीग्रेशन का नाम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैसे कैसे जाना जाएगा। इंटीग्रेशन को हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव के नाम से। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव के नाम से। ठीक है सर। ठीक है। तो फिर सबसे पहली बात बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन को इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन तो पहला नाम हो गया, ठीक है ना। दूसरा नाम हो जाएगा हमारा एंटी डेरिवेटिव। और तीसरा नाम जो हो जाएगा, ठीक है, उसको इसको समेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, समेशन बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। या फिर और एक नाम होता है इसका, दैट इज प्रिमिटिव। ठीक है। तो समेशन, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। ठीक है सर। और नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। मैथमेटिकल फॉर्म है कि मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, एफ एक्स आता है। ठीक है ना। या फिर और दूसरे शब्दों में अगर मैं यहाँ पे सी ऐड भी कर दूं तो आपको तो पता ही है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। ठीक है ना। फॉर मोर एक्यूरेसी हम क्या करेंगे, ठीक है ना, एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, कैपिटल एफ एक्स। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ एक्स आता है तो इसका मतलब उस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा dx के टर्म में क्या आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है ना। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, फिर ये सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ये हो जाएगा कि मैथमेटिकल फॉर्म हो गया इंटीग्रेशन का। ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं, ठीक है साहब, ऐ मेरे दिल बता, ये मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो फिर ठीक है ना, दिल की गहराइयों में झांकते हुए इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्म निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन with respect to x, with respect to x is equal to fx plus c। अब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना, जिसको हमें समझना है थोड़ा सा। तो समझते हैं। ठीक। सबसे पहली बात, ये c क्या है। तो c जो है वो है हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। और ये जिसका, ये है तुम आपका इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है। ये फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन होना है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन। ठीक है ना। dx जो है वो, ठीक है ना, dx का एक अपना एक खास महत्व है अपने जीवन में। ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है वो फंक्शन पहले से, उसके टर्म में इंटीग्रेट करना। ठीक है। तो dx मतलब, ठीक है ना, एनी वेरिएबल जिसके टर्म में हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है। द फंक्शन विच इज इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रांड। ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रांड बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है।
ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्म सिंपल सा, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हो गया हमारा फंक्शन और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और ये हो गया, ठीक है ना, जो हमारा इंटीग्रेट हुआ वो फंक्शन आया, और प्लस सी। सी, अब सी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। ठीक है, तो सी जो है ना वो आर्बिट्री कांस्टेंट। अब सी का रियल मतलब क्या है, तो सी, ठीक है ना, क्या हो सकता है, तो सबसे पहले बात, डोमेन और रेंज की जो कल्पनाएं हैं, ठीक है ना, उसको खत्म कर लें। तो सी जो है वो बेसिकली बिलोंग्स टू आर है, वो रियल। ठीक है, सी बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब माइनस, ठीक है ना, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ इंफिनिटी से प्लस ऑफ इंफिनिटी तक कुछ भी ले सकता है। नेक्स्ट, अब ठीक है ना, चूंकि सी की वैल्यू जो है वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सी की वैल्यू जो है वो डेफिनेट नहीं है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी होने के लिए, ठीक है ना, इसे हम नाम देते हैं इंडिफिनिट कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं, इंडिफिनिट कांस्टेंट। और इसी की वजह से, ठीक है ना, ये पूरा इंटीग्रल प्रोसेस जो है, इंटीग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या कहला जाता है, वो कहला जाता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है सर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, अब छोटी सी बात करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, सपोज कोई फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सपोज एक फंक्शन ले लिया हमने, एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो 2x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा साहब, सबको पता है 2 बाहर आ जाएगा, और x डॉट डी एक्स, ये थोड़ा बहुत फिजिक्स आपने पढ़ रखा है तो आपको सिंपल पता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। 2 ने 2 को मार दिया, तो ये हमारा, ठीक है ना, फंक्शन है बेसिक से। अब जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हमने ग्राफ के पिक्चर में पहले ही रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और ठीक है ना, अगर c इज इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, अगर c इज इक्वल टू 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी 1। ठीक है ना, अब ये c की जगह अगर 2 है तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब 2 शिफ्ट हो जाएगी ऊपर। ठीक है ना, ओरिजिन से। इसी तरह अगर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ग्राफ जो है वो नीचे शिफ्ट हो जा रही है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ है, और ये इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो दिखा रहा है इंटीग्रेशन की वैल्यू इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि ये सी की वैल्यू बदल रही है। ठीक है, अब सी की वैल्यू बदल रही है तो फिर ये फैमिली ऑफ कर्व को दिखा रहा है। क्योंकि आपको यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि सारे के सारे कर्व जो है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, सारे के सारे कर्व जो है वो एक ही फैमिली की आ रही है। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को। ठीक है ना, अगर x इज इक्वल टू ए पे, ठीक है ना, मैं एक लाइन खींचूं, x इज इक्वल टू ए पे मैं अगर एक, ठीक है ना, लाइन खींच रहा हूं, दिख रहा है, ये हमने लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ये लाइन खींचता हूं यहां पे, तो फिर जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात कि हमारा जो, ठीक है ना, हमारा जो कर्व्स को कट करेगा ये, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली, सपोज P0 P1 P2 P3 पे कर्व कट किया हुआ है। ठीक है, और फिर नीचे जाए तो P-1 P पॉइंट -2 और पॉइंट -3, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है। उस पे अगर मैं, ठीक है ना, उस पॉइंट पे, कटे हुए पॉइंट पे, ठीक है ना, कट किया हुआ पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ढूंढता हूं, ठीक है ना, तो स्लोप हमें दिख रहा है कि जो स्लोप आ रहा है ना, सबका पैरेलल स्लोप आ रहा है। दिख रही है, आप ध्यान से देखें, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं पी नॉट पे देखूंगा तो ये स्लोप ऐसा, ये स्लोप ऐसा, ये स्लोप ऐसा,
ये स्लोप ऐसा, इसका मतलब सारा स्लोप, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे। इसका मतलब थोड़ा सा और, ठीक है ना, और अगर थोड़ा सा ध्यान से गौर से सोचेंगे तो हमें एक, ठीक है ना, नया चीज मिलेगा। वो नया चीज ये होगा कि स्लोप ऑफ एनी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रिमेन्स सेम, ठीक है। जो स्लोप होता है ना, सबका स्लोप बराबर होता है, ठीक है। तो नोट करके लिखेंगे हम, ठीक है। तो हम नोट करके लिखेंगे स्लोप ऑफ एनी इंडिफिनिट इंटीग्रल रिमेन्स सेम, ठीक है साहब। तो फिर मजा आ गया, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, ठीक है, कि हाँ आपने इंटीग्रेट किया 2x dx को, आपके मन में धड़ल्ले से पता चला कि हाँ x² + c आएगा, लेकिन कई और चीजें हैं, ठीक है ना, जिसपे आईआईटी ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। वो कहता है कि बच्चों को अगर यहीं पे लॉक कर दूं तो बाकी आगे की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉक ये है कि बच्चे dx के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। dx क्या है, अभी जैसे हमने देखा अभी जैसे हमने देखा कि dx के बारे में, ठीक है ना, हमने कैसे डिफाइन किया था dx के बारे में, हमने एक फंक्शन लिया, उसको इंटीग्रेट किया, dx के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है ना, फिर हमारा कुछ अलग फंक्शन आया f(x+c), ठीक है साहब। तो फिर ये जो dx है ना, ये जो dx है वो काफी खतरनाक चीज है भाई साहब, ठीक है। ठीक है ना, ये dx क्या कहता है और क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो dx है ना, ठीक है, आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, ये वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, अगर fx एक फंक्शन है जिसको मैं x के टर्म में, ठीक है ना, इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो ये dx रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। फिर किसी बच्चे ने सोचा, ये सवाल आया किसी बच्चे के दिमाग में कि ये x जो है, क्या मैं किसी फंक्शन को x के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकता हूं या फिर किसी भी वेरिएबल के टर्म में, ठीक है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि, ठीक है ना, सिर्फ x के टर्म में नहीं, हम किसी भी, ठीक है ना, टर्म के रूप में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं किसी और टर्म, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर वेरिएबल या वेरिएबल फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जो है वो इंटीग्रेट, ठीक है ना, कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेके, ठीक है ना, एक क्वेश्चन देंगे, e⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो फिर आपको पता है ये बात कि e⁻x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x बाय ln a प्लस c, ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि आपको पता है कि e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e⁻x इंटू ln a, ठीक है,
एट पावर एक्स इंटू ln a। अब इसको जब हम, ठीक है ना, इंटीग्रेट करते हैं तो फिर ये ln इधर चला जाएगा, तो फिर e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू पावर x बाय ln a। ठीक है, रिवर्स। चलिए फिर आप आगे देखते हैं। लेकिन बाय द वे अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, मैं ऐसा कर दूं क्वेश्चन e टू पावर x इंटू डी ए, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो फिर बच्चे के दिल में ये चमकेगा फटाक से कि हाँ अपने को बोनस पॉइंट मिलेगा और ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, तो फट से, ठीक है ना, बच्चे के दिमाग में यही आएगा कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है ना, क्योंकि डीए के टर्म में इंटीग्रेट करना है e टू पावर x को, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो क्वेश्चन ने इनडायरेक्ट वे में आपसे ये कहा है कि मुझे x के रिस्पेक्ट में नहीं, a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन इज दैट मच सिंपल, ठीक है ना, कि a टू द पावर x इंटू डी एंड वेयर a इज द, ठीक है, a इज द वेरिएबल टर्म, a इज द वेरिएबल टर्म एंड, ठीक है ना, वी हैव टू इंटीग्रेट इन द टर्म ऑफ a। इसका मतलब जहां पे x वेरिएबल था वहां पे a आ रहा है, तो इसका मतलब वेरिएबल a हो गया, तो इसका मतलब x जो है वो कांस्टेंट हो गया, e टू पावर x। ठीक है ना, और ठीक है ना, एज सिंपल एज x टू द पावर n इंटू डी एक्स, एज सिंपल इज दैट। ठीक है, डी है, कुछ कंपेयर कर पा रहे हैं, यहाँ पे x के टर्म में, वहां पे a के टर्म में। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सिंपल, ठीक है ना, सिंपल, इसका मतलब a जो है यहाँ पे वेरिएबल हो गया और x जो है वहां पे कांस्टेंट हो गया। तो फिर इसका इंटीग्रेशन आपको तो पता ही है, इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। क्योंकि आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ रखा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एल्जेब्रिक फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस वन बाई x प्लस वन। ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साहब, मजा आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा बहुत, ठीक है ना, नोट करवा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नोट कर ले। नोट कर ले कि सपोज ठीक है, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसमें जो डी एक्स है ना वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन इज हैपनिंग with respect to x, इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म हो जाएगा, ठीक है, कि इंटीग्रेशन, पहला टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म हो जाएगा कि इंटीग्रेशन में हैपन विथ रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन और वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन may happen with respect to any function or variable। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है साहब? ठीक है, ठीक है साहब। तो अब इसके आगे चलने से पहले
मैं इंटीग्रेशन में गया ही नहीं हूं अभी तक, ठीक है, बट बिना इंटीग्रेशन की फॉर्मूला दिए बहुत लोग बढ़िया वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत वर्कआउट, 2-3 क्वेश्चन से बिना फॉर्मूला जाने में, ठीक है ना। तो मेरा पहला सवाल होगा फाइंड प्रिमिटिव ऑफ, पहला क्वेश्चन होगा फाइंड प्रिमिटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 1। क्या होगा? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है। फाइंड प्रिमिटिव ऑफ, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फिर इसमें dx वाला पार्ट कौन बनेगा और फंक्शन कौन बनेगा? तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया फंक्शन, और ये हो गया dx विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो इसको सिंपल टर्म में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको निकालना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, मिलके देखते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह आपने 12th में पढ़ रखा है, ठीक है। फिर बिना सोचे, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरा दिल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा टी प्लस 1। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को टी प्लस 1 से रिप्रेजेंट किया और डी को डी टी से। तो अब ये सिंपल ऐसा दिख रहा है, टी इंटू डी टी प्लस 1 इंटू डी टी। तो फिर टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 प्लस डी टी का इंटीग्रेशन टी और प्लस सी। तो टी स्क्वायर, इसका मतलब टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। दिस वन इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर। तो फिर काफी कुछ, ठीक है ना, चमक रहा है आपके दिमाग में, ठीक है।